आज दुनिया के सबसे बड़े वीर, देशभक्त, साहस, शौर्य, सौम्यता एवं पौरुष के सबसे बड़े देवता महाराणा प्रताप की जयंती पर आप सभी देशभक्तों को सुरेश फक्कड़ का प्रणाम स्वीकारें। आइए उनकी जयंती पर हम कुछ उनके बारे में कुछ बातें बताएं और कुछ सवाल हम वो उठाएं जो हल्दी घाटी की माटी से उठ रहे हैं, जिनके जवाब दिल्ली की गद्दी को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना, ताकि जो भी वीडियो हमारे आते रहें वो सब आपको दिखाई पड़ते रहें। साथियों, महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हुए आइए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। चार पंक्तियाँ मैंने कभी लिखा था, मैं उनसे अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूँ कि राणा के रही हाथ में तलवार हो गई, राणा के रही हाथ में तलवार हो गई, उंगली पकड़ के बापू की पतवार हो गई। गीता की तरह बाचा था शास्त्री सुभाष ने, अब राजनीति देश की अखबार हो गई, अब राजनीति देश की अखबार हो गई। एक व्यक्ति युग की राजनीति को प्रभावित करता है, बदल देता है। राणा प्रताप का नाम विभिन्न महापुरुषों में है, जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों पर राजपूतों की, इस देश की और राजपूतानी माटी की बहादुरी का जो स्वर्णिम अध्याय लिखा, उस पर सदियों सदियों तक वीरता और राष्ट्रभक्ति अभिमान करती रहे। दोस्तों, एक बार इजराइल के राजा इजराइल के बारे में आप जानते हैं, छोटा सा नन्हा सा देश जो 20 सालों तक अमेरिका से लड़ा और अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया। इजराइल के सामने इतना बड़ा अमेरिका भौना सा नजर आया। एक बार वहाँ के राजा से किसी ने पूछा कि आप में इतनी वीरता, इतनी बहादुरी, इतना साहस कहाँ से आया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं बचपन में था तो मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, बेटा तुम्हें अगर बहादुर बनना है तो कभी हिंदुस्तान के महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ लेना। मैं बड़ा हुआ तो मैंने महाराणा प्रताप पे कुछ किताबें ला के पढ़ा और उन किताबों से इतना प्रभावित हुआ कि मैं हिंदुस्तान गया। हिंदुस्तान में मैं महाराणा प्रताप की जन्मभूमि हल्दी घाटी गया और वहाँ से मैं कुछ मिट्टी लेके आया है। आज भी इजराइल के पूजा घर में राजा की मिट्टी रखी हुई है। मैंने महाराणा प्रताप से वीरता सीखी। इसी तरह एक बार लिंकन जब हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा हिंदुस्तान जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। तो कहला, बेटा मेरे लिए कौन सा तोहफा लाओगे वहाँ से? लिंकन ने कहा, माँ कौन सा तोहफा वहाँ से लाएं? तो उन्होंने कहा, बेटा वहाँ जाना तो वहाँ एक राजस्थान है, राजस्थान में कोई हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी से थोड़ी सी मिट्टी मेरे लिए लेके आना। लिंकन हल्दी घाटी की मिट्टी हिंदुस्तान से लेके गए। वो महाराणा प्रताप राजस्थान के क्षत्रिय कुल सिसोदिया परिवार में 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में उदय सिंह और जयवंता बाई की कोख से जन्म लिया।
उनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1597 को हुआ। अकबर से उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, हर युद्ध में महाराणा प्रताप जीतते रहे, हर युद्ध अकबर से उन्होंने जीता। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने कितना गलत इतिहास लिखा है, इसका जिक्र अभी हम करेंगे। दोस्तों, अकबर के पास 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 सैनिक थे। और राणा प्रताप कहते थे कि मेरा एक सैनिक दुश्मन के 5-5 सैनिकों से लड़ेगा, उन पर भारी पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा। अगर अकबर की सेना में दम था तो ये भी सच है कि महाराणा प्रताप के सीने में दम था, और इसी दम ने बहादुरी का ऐसा अध्याय जोड़ा जिस पर सहज किसी को विश्वास भी नहीं हो सकता। राणा प्रताप बचपन से ही युद्ध कला के खेल खेलते रहे, साहस के, शौर्य के खेल खेलते रहे। उनमें ये गुण उनकी अपनी माँ से आए। तो साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि महाराणा प्रताप भगवान राम के वंशज थे, भगवान राम के अवतार थे। और राम की ही तरह राणा प्रताप घर में रहकर बैरागियों की तरह थे, उनमें बैराग था। वे जमीन पर लेटते थे, साहब जमीन पर राणा प्रताप लेटते, चटाई पर सोते थे। और कमाल था कि महाराणा प्रताप उबली सब्जी खाते रहे। एक राजा हमेशा उबली सब्जी खाते रहे, चूंकि उन्होंने कोल भिल आदिम जातियों के संगठित करके भगवान राम की तरह अकबर से युद्ध लड़ा था। और वो जैसे उनके सैनिक रहते थे वैसे वो भी रहते थे। आज भी लोहर बढ़इये उनके वंशज उसी तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। आप जानते हैं महाराणा प्रताप की कद काठी इतने विराट थी कि दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। 7.5 फुट के महाराणा प्रताप लंबे थे। उनकी छाती किसी वज्र की जैसी थी। राणा प्रताप का कवच 70 किलो का था और महाराणा प्रताप का भाला जो था 80 किलो का था। 8, 7, 15 कमाल है। 1.5 क्विंटल का वजन सदैव उनके शरीर पर रहता था। क्या दुनिया का है कोई ऐसा वेट लिफ्टर? और 80 किलो का भाला महाराणा प्रताप 300-400 मीटर तक फेंकते थे। दुनिया में ऐसा कोई भाला फेंक में हो सकता न भूत न भविष्य, कोई हो ही नहीं सकता। ये राणा प्रताप थे। और राणा प्रताप का चेतक भी कमाल का था। सब चेतक जैसा स्वामी भक्त, चेतक जैसा वीर कोई दूसरा पशु हुआ ही नहीं। चेतक के आगे सूंड लगा दी जाती थी, और सूंड इसलिए लगा दी जाती थी कि तुम चेतक को देखकर दुश्मन को भ्रम होता था, पता नहीं हाथी है कि ये घोड़ा है। वो जज ही नहीं कर पाते थे। और हाथी की सूंड में युद्ध में उस समय तलवारें लगा दी जाती थी ताकि दुश्मन उस पर हमला करे तो तलवारों से घायल हो जाए। चेतक ने युद्ध में एक हाथी पर अपनी टाप से हमला किया। हाथी गिर गया, हाथी गिर गया चेतक से, लेकिन उसमें उसका एक पैर कट गया। और अंतिम युद्ध के समय चेतक एक कटे हुए पैर के साथ दौड़ता रहा राणा प्रताप को लेकर, और 80 फीट गहरा नाला था उसे फांद गया। वो चेतक था। राणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद उनका हाथी इतना स्वामी भक्त था, कभी राणा प्रताप जब तक भोजन नहीं कर लेता तक भोजन नहीं करता था। बाद में अकबर के हाथ पड़ गया। अकबर ने उसका नाम भी बदल लिया। उसे खाना पीना खिलाने का बहुत प्रयास किया गया। राम प्रसाद ने खाना बिल्कुल नहीं खाया, न खाना खाया न पानी पिया। अंत में वो हाथी वीर गति को प्राप्त हो जाता। और तब अकबर ने कहा था, अरे जिस हाथी को हम नहीं झुका सके उसके सवार को हम कैसे झुका सकते थे। ये राणा प्रताप था। लेकिन कमाल यह है कि हमारे इतिहासकारों ने
जो अंग्रेजी गुलामी की दास्ता से प्रभावित, कितना कितना गलत हमारे देश का इतिहास लिखा गया। उन्होंने लिखा कि राणा प्रताप को अंतिम युद्ध में पराजित दिखाया। और मैं पूछता हूँ मित्रों, जब कोई राजा युद्ध में पराजित होता है या तो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, या फिर दुश्मन उसे बंदी बना लेता है, दास बना लेता है, या फिर उसे बंदी बनाकर जो है उसे माफ़ कर देता है। न राणा प्रताप शहीद हुए, न राणा प्रताप बंदी बनाए गए, न राणा प्रताप अकबर के दास हुए, न अकबर ने उसे क्षमा किया। तो साहब फिर राणा प्रताप हारे कहाँ? सच तो ये था राणा प्रताप हरिद्वार जीतते रहे, अकबर हरिद्वार हारता रहा। और सच तो ये है कि राणा प्रताप के खिलाफ जितने युद्ध हुए उसमें अकबर था ही नहीं। अकबर इतना भयभीत था राणा प्रताप से, किसी युद्ध में नहीं था। राणा प्रताप ने उसके भाई ऊँक शक्ति सिंह, मान सिंह आदि को मिला लिया था, वे सब रहे, लेकिन अकबर कभी नहीं रहा। लोगों ने कहा कि राणा प्रताप जंगल में घास की रोटी खा रहे थे, जंगली बिलाव आया, उनके बच्चे से रोटी छीन ले गया, और इससे राणा प्रताप इतना दुखी है कि संधि पत्र लिख दिया। अरे कमाल है, गजब है इतिहासकारों, धन्य है उस इतिहास को मानने वाले जाहिलों। हम क्या कहें आपको। जंगली बिलाव शुद्ध मांसाहारी जीव है, शुद्ध मांसाहारी जीव, जो कि बहुत दूर से जान जाता, 2 किलोमीटर से कहाँ मांस की रोटी रखी, तो जंगली बिलाव घास की रोटी छीनने का है को चला गया। और मान लिया घास की रोटी चलो छीनने ही चला गया, तो राणा प्रताप का लड़का उस समय 11-12 साल का था, दुष्यंत का लड़का 4 साल का सिंघनी का दूध दुहलाता, राणा प्रताप का लड़का तो शेर के जबड़े फाड़ कर फेंक देता। और सच ये था कि अकबर ने जब लगभग पूरा भारत जीत लिया तो उसने अकबर को संधि पत्र लिखा था, अकबर ने राणा प्रताप को संधि पत्र लिखा था कि महाराणा अगर तुम मेवाड़ दे दो तो हमें तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे देंगे, आधे हिंदुस्तान का राजा हम तुम्हें बना देंगे। तो राणा प्रताप जैसा वीर, ऐसा देशभक्त कहाँ स्वीकार करने वाला था। राणा प्रताप ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन एक क्षेपण महाराणा प्रताप पर कर दिया कि महाराणा प्रताप ने संधि पत्र अकबर को लिख दिया। इस तरह से गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया। और एक सवाल, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे ने अद्भुत ग्रंथ लिखा। मेरा तो सौभाग्य था कि मैं जब 11वीं का विद्यार्थी था तो मेरे विद्यालय में इंटर कॉलेज सगौर में उन्नाव में आए थे वो, और जो अद्भुत काव्य पाठ किया था, मैं दंग रहेगा जी। मुझे दृश्य आज तक भी, मेरी आंखों में अंधकार दूर था, जहाँ का रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोष खोलने लगे, और कहते कहते वो खड़े हो जाते थे। युद्ध का वर्णन जब कर रहे थे वो, तो साहब भीड़ में से 10-20 लोग खड़े हो गए। लोगों ने कहा क्या हो गया, बैठो 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 कभी सम्मेलन में। तो उन्होंने कहा नहीं, इधर मेरी तरफ घोड़े दौड़ते चले आ रहे। सब ये दृश्य उपस्थित हो गया था। और उस हल्दी घाटी को पाठ्यक्रम से निकाल देगा, श्याम नारायण पांडे को सांप्रदायिक बता दिया। और आज कितने लोग सांप्रदायिक, हर राजनीतिक दल के लोग सांप्रदायिक तक जातिवाद की बात कर रहे हैं। वैसे जैसे लोग जो देश पर ऐसी घटिया टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जाने कितने जो है भारत के टुकड़े होंगे, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही, कुछ करती भी नहीं, सिर्फ नाटक के अलावा। ऐसे लोगों की ज़बान पर पता नहीं ताला कब लगेगा। तो तमाम सवाल ऐसे हैं जो उठाए जा सकते हैं। और एक बात और बताएं, जो महाराणा प्रताप एक दुर्घटना में मारे गए थे। महाराणा प्रताप एक दुर्घटना में 19 जनवरी 1597 को मारे गए थे, और उस समय सबसे ज़्यादा अकबर फूट फूट कर रोया था। अकबर रोया था, दुश्मन तारीफ करे जब किसी बहादुर की, तब तो बहादुर। अकबर फूट फूट कर रोया। अकबर ने कहा था दुनिया का सबसे बहादुर, दुनिया का सबसे जाबाज, दुनिया का सबसे साहसी आदमी आज इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन हमें क्या क्या पढ़ाया गया। एक घटना, कवियों ने राणा प्रताप का बहुत सहारा दिया। जो राणा प्रताप जंगल में थे, सब जंगल में वो छिप के नहीं रहते थे। दरअसल उनकी छापामार शैली का एक हिंसा था, उनकी युद्ध कला का एक नमूना था वो, जो घाटियों में जंगलों में रहते थे। और जो घास की रोटी का जिक्र आया तो ऐसा नहीं था, घास की रोटी नहीं खाते थे, खा रहा था बच्चे। दरअसल राणा प्रताप दूब का जो है जूस पीते थे। और किसी आयुर्वेदाचार्य से आप पूछना, दुनिया में दूब के रस में सर्वाधिक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जितना दूब में बढ़ता है उसे दुनिया की किसी दूसरी चीज़ में नहीं बढ़ता। यहाँ तक कहते हैं वैद्य लोग तो कि अगर 250 ग्राम दूध, सफ़ेद दूध का अगर आप जूस पी लें तो 250 ग्राम ही खून बढ़ेगा। आधा किलो पी लें तो आधा किलो ही खून बढ़ेगा। धूर्वा ऋषि हमारे यहाँ इसके सबसे बड़े उदाहरण, जो दूध खा के जीते थे।
अदम्य उनमें साहस था, बहुत बड़े बहादुर थे। तो दोस्तों, कवियों का योगदान रहा। एक बार राणा प्रताप के यहाँ एक कवि गया, वो जंगल में थे। राणा प्रताप ने कविता सुना, लेकिन जब चलने लगे तो वो कवि चलने लगा तो राणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उस कवि ने कहा कि महाराज, आपकी आंखों में आंसू, ये आंसू महाराज शोभा नहीं देते, आपकी आंखों में आंसू कैसे आए? अब साफ सुनना जो जवाब राणा प्रताप ने जवाब दिया कि कविवर, आज अपनी व्यवस्था पर आंसू मेरे आंख में आए, तुम्हारी कविता से तो मेरा उत्साह 10 गुना बढ़ गया। तुम्हारी कविता तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कभी तो मैं एक एक पंक्ति पर सोने के सर्फियाँ दिया करता था, लेकिन वाह नियत का खेल, आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। उस कवि महाराणा प्रताप चरण पकड़ लिए, कहले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीष चाहिए, आपका आशीष मुझे मिल जाए, इसके अलावा मुझे चाहिए क्या? वो कवि जब जाने लगा, कुछ दूर गया तो महाराणा प्रताप ने कहा कविवर ठहरिए, और राणा प्रताप खुद चल के उसके पास गए और उनका एक चीज़ मेरे पास है और मैं जानता हूँ इसकी मर्यादा की रक्षा तुम ही कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। राणा प्रताप ने अपनी पगड़ी उतारा और उस कवि के सर पर रख दिया। उस कवि के सर पर पगड़ी रख दिया। अकबर के यहाँ एक कवि दरबार हुआ, वो कभी भी गया, लोग सारे कवि जाते अकबर को सलाम करते, लेकिन उस कवि ने पहले अपनी पगड़ी उतारा और ऊपर ऊंचे स्थान पर पगड़ी को रखा, फिर अकबर को सलाम किया। अकबर ने कहा ये सलाम करने का कौन सा तरीका, इस तरह तो आज तक हमें किसी से सलाम ही नहीं किया। अकबर ने पूछा कविवर, ये सलाम करने की कौन सी मुद्रा? तो उस कवि ने कहा कि बादशाह, ये उस महापुरुष की पगड़ी है जो पगड़ी को नहीं झुका सकता, अपने शीश 1000 बार तो कटा सकता है, और हुजूर मैं भी इस पगड़ी को नहीं झुकने दूंगा, अपना सर तो कटा सकता। यह राणा प्रताप का समर्पण था। एक बार तुलसीदास जी कथा कह रहे थे, अयोध्या कांड की कथा चल रही थी। कथा तुलसीदास की उस समय बहुत लोकप्रिय थी, लोगों की भीड़ बड़े चाव से सुन रही थी। तब तक शक्ति सिंह अपनी सब पत्नी के साथ, राणा प्रताप का भाई, कथा सुनने के लिए आया। तुलसी ने कहा कि आज देशभक्ति की कथा कहने का मौका आ गया। तुलसी ने तुरंत वहीं इस कथा का पटाक्षेप कर दिया और तुरंत उन्होंने वो उठा लिया, लंका कांड के बाद जो है, जब विजय के बाद रावण पर भगवान राम लौटते हैं, तो भगवान राम जब लौटे तो भरत और राम प्रेम के अतिरेक में होकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं पागलों की तरह। भाई भाई का ऐसा प्रेम का नमूना शायद ही कहीं देखने को मिले। दोनों एक दूसरे को से लिपट कर इतना रोए कि आंसुओं से भरत और राम दोनों की पीठ एक दूसरे के आंसुओं से भीग गई। सारे देवी देवता इस दृश्य को देखने के लिए धरती पर उतर आते हैं, लेकिन हनुमान ने देखा कि 2 लोग नहीं, सिर्फ इसमें बजरंग बली और सुग्रीव ने उन्होंने देखा, खोजा तो आड़ में छिपे जो है सुग्रीव और विभीषण रो रहे थे। हनुमान ने कहा कि अरे भैया सुग्रीव, भैया विभीषण, आप यहाँ? तो पूरी दुनिया त्रैलोक आज न्यौछावर है भाई भाई के प्रेम पर, और आप यहाँ? उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग इस दृश्य को नहीं देख सकते, हमारे भाग्य में दृश्य नहीं लिखा है। मैंने तो भाई से घात किया, मैं तो कुलघात किया, हम नहीं देख सकते। तुलसी रो रहे थे, भीड़ रो रही थी, शक्ति सिंह और पत्नी रो रहे थे। कथा समाप्त हो जाती। शक्ति सिंह अपने घर गया तो उनकी पत्नी ने कहा कि नाथ, आज तुम भैया महाराणा प्रताप क्षमा मांग लो, मुझे पूरा विश्वास भैया तुम्हें माफ़ कर देंगे, भैया से युद्ध मत करो। शक्ति सिंह ने कहा मन तो मेरा भी करता भैया चरणों पर आज लौट जाए और माफ़ी मांग ले, लेकिन इतनी दूर निकल आया हूँ कि मैं पीछे नहीं लौट सकता। उनकी पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन शक्ति सिंह ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा मन तुमसे ज़्यादा करता है भैया से मिलूँ, लेकिन अब संभव नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं आज शपथ लेता हूँ आज की, कि जब जब युद्ध में भैया मेरे सामने पड़ेंगे मैं भैया पर हथियार नहीं उठाऊंगा। और कई बार महाराणा प्रताप का शक्ति सिंह का युद्ध में आमना सामना होता, शक्ति सिंह भाग जाता, उस पर कायरता के आरोप लगे, लेकिन कायर नहीं था, दोनों भाई थे, दोनों बहादुर थे, लेकिन उसने हथियार नहीं उठाया, अपने को कायर कहलाना स्वीकार कर लिया। और बताते हैं कि जब झाला सरदार ने मुकुट रख लिया और युद्ध कर रहा था मुगलों से, राणा प्रताप निकल गए, 2 सैनिक मुगलों के राणा प्रताप के पीछे लगे थे, उनका वध शक्ति सिंह ने ही किया था। तो दोस्तों, आज
उनकी जयंती पर हम ये संकल्प लें, इस राष्ट्रीय एकता के लिए, इस देशभक्ति के लिए, देश से सांप्रदायिकता जातिवाद का जहर खत्म हो। लेकिन क्षत्रियों में जब जब फूट पड़ी तब तब देश का बहुत नुकसान हुआ। और मेरे भाइयों, ये देश कभी दुश्मनों से नहीं हारा। ये देश जब भी हारा है तो जयचंदों से हारा है। ये देश जब भी हारा तो मीर जाफरों से हारा है। आवाज तो देश में मीर जाफरों की लंबी कतार है, मीर जाफरों की लंबी श्रृंखला है जो इस देश को किसी तरह से तोड़ने में लगे। आइए उनकी जयंती पर आज हम ये सब संकल्प लें कि इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखें, महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलें और श्याम नारायण जैसे महाकवि की कविताएं बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ी जाएं ताकि उनमें देश प्रेम का जज्बा पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।